अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर जो है सोशल साइकोलॉजी का एक टॉपिक है। प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है जी? प्रो सोशल बिहेवियर एनी हेल्पिंग बिहेवियर टुवर्ड्स अदर इज कॉल्ड प्रो सोशल बिहेवियर। जब भी हमारा हेल्पिंग बिहेवियर होगा दूसरे लोगों की तरफ तो वो हमारा प्रो सोशल बिहेवियर कहलाएगा। प्रो सोशल बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसी वॉलेंट्री एक्शन जिसमें हमारी अटेंशन क्या हो कि हम दूसरे ग्रुप या किसी इंडिविजुअल की मदद करें और उनके बेनिफिट्स के लिए उनकी मदद करें, तो वो हमारा प्रो सोशल बिहेवियर कहलाता है। हमारा ऐसा भी जिसमें हमारा गोल हो कि हम ऐसा एक्ट परफॉर्म करें और उस एक्ट का मेन पर्पस जो है वो दूसरे पर्सन की फलाह है, तो वो हमारा प्रो सोशल बिहेवियर कहलाता है। हमारा प्रो सोशल बिहेवियर जो है वो कैटेगराइज किस पे कर रहा है? दूसरे पर्सन के राइट्स पर, उनके वेलफेयर के लिए। अगर उनके वेलफेयर राइट्स को के लिए कंसर्न करने लगा हुआ है हमारा बिहेवियर, तो वो हमारा बिहेवियर प्रो सोशल बिहेवियर कहलाता है। प्रो सोशल बिहेवियर की 3 मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी है। हमारा वॉलेंट्री एक्शन है जो कि इंटेंड करता है दूसरे की हेल्प और बेनिफिट के लिए। हमारा गोल क्या है? दूसरे पर्सन के बेनिफिट के लिए काम करना। और कैटेगराइज किसको कर रहा है? कंसर्न कर रहा है अदर पर्सन के राइट्स के बारे में, वेलफेयर के बारे में। होप सो आपको प्रो सोशल बिहेवियर की समझ आ गई होगी। प्रो सोशल वर्सेस अल्ट्रिज्म। अल्ट्रिज्म और प्रो सोशल बिहेवियर में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। दोनों जो है ये क्या कर रहे हैं? ये पैटर्न है, ये एक्टिविटीज हैं जो क्या कर रहे हैं? पर्सन को मोटिवेट कर रहे हैं काम करने के लिए। प्रो सोशल बिहेवियर के अंदर पर्सन एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जबकि अल्ट्रिज्म के अंदर वो एक्टिविटी परफॉर्म करने की जो मोटिवेशन आती है उस फीलिंग को अल्ट्रिज्म कहते हैं। दोनों मिलके ही पर्सन की हेल्प कर रहे होते हैं। बहुत सारी बुक्स इस तरह की है जिसमें प्रो सोशल बिहेवियर और अल्ट्रिज्म को एक ही मीनिंग में लिया जाता है, लेकिन इनमें स्लाइटली सा डिफरेंस क्या है कि प्रो सोशल बिहेवियर के अंदर एक्टिविटी हेल्पिंग वाली परफॉर्म की जाती है, जबकि अल्ट्रिज्म के अंदर उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए जो मोटिवेशन आती है उसको अल्ट्रिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि प्रो सोशल बिहेवियर्स जो है उनको हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके पीछे कौन से फैक्टर होते हैं जो कि मोटिवेट कर रहे होते हैं उस बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए। पहले हम पढ़ते हैं जी सोशल एक्सचेंज थ्योरी। सोशल एक्सचेंज थ्योरी क्या कहती है कि हम दूसरे पर्सन की मदद ही रिवॉर्ड के लिए करते हैं, ताकि हमें उसके बदले में कोई रिवॉर्ड मिले या हमारी पहचान हो। इस थ्योरी के मुताबिक कि हमारा मकसद दूसरे की मदद करना इसलिए है ताकि हमें मैक्सिमम रिवॉर्ड दिया जाए, बेशक कॉस्ट को मिनिमाइज कर दिया जाए। और दूसरे की मदद कर कर हमें जो रिटर्न में उससे जो फेवर मिलती है, जो रिवॉर्ड मिलता है, वो हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट टाइम के लिए दोबारा किसी की मदद करना। ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है जो कि प्रो सोशल बिहेवियर के बारे में है, सोशल एक्सचेंज थ्योरी। सेकंड एक्सप्लेनेशन है, नेक्स्ट स्लाइड। सेकंड एक्सप्लेनेशन है जी सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स वाले कहते हैं कि हमारे 3 नॉर्म्स हैं जिसके अकॉर्डिंग पर्सन जो है दूसरे की हेल्प करता है। रेसिप्रोसिटी नॉर्म, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म और जेंडर एंड रिसीविंग हेल्प नॉर्म। रेसिप्रोसिटी नॉर्म क्या है? इसके अंदर पर्सन जो है वो स्ट्रेंजर्स की हेल्प ज्यादा करता है। स्ट्रेंजर्स की हेल्प इसलिए करता है ताकि इन फ्यूचर अगर उसे काम पड़े तो स्ट्रेंजर्स जो है वो उसको फेवर दें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉर्म कहती है कि स्टेट की ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो पर्सन उन पे डिपेंडेंट है, जैसे स्टेट के हम लोग पर्सन है और हम स्टेट पे डिपेंडेंट है डिफरेंट काम के लिए, जैसे लॉ के लिए हो गया, डिफरेंट जॉब्स वगैरह के लिए हो गए। तो सोसाइटी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की कि अपने डिपेंडेंट पर्सन की हेल्प करें। जेंडर एंड रिसीविंग हेल्प नॉर्म क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो वुमेन है ना वो जल्दी हेल्प जो है वो गेन कर लेती हैं बनिस्बत मेल के। अगर इन्हें
किसी ओपन जगह पे छोड़ दिया जाए और वुमेन को कहा जाए कि वो दूसरे पर्सन से हेल्प माँगे, तो एक जगह मेल को कहा जाए और एक जगह फीमेल को कहा जाए, तो सेम ही सिचुएशन में वुमेन को हेल्प जल्दी मिल जाएगी बनिस्बत मेल के, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी जेंडर की बिना पर। ये सोशल नॉर्म की एक्सप्लेनेशन है प्रो सोशल बिहेवियर गेन करने में। थर्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रही है हमारी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी क्या कह रही है कि जो हमारे सोशल बिहेवियर है, वो हमारी प्रोडक्टिविटी जो प्रोसेस है उसके एनहांस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस तरह प्ले करते हैं? हमारे सोशल बिहेवियर ही हैं कि वो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। अगर हमारे अंदर सोशल बिहेवियर ना होंगे तो एक पर्सन दूसरे पर्सन के किसी भी दुख दर्द में शरीक नहीं होगा, दूसरे पर्सन के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं बनाएगा। किंग सिलेक्शन के अंदर बताते हैं कि किस तरह रिलेटिव्स जो हैं वो सर्वाइवल में एक-दूसरे की मदद करते हैं, एक-दूसरे के क्लोज़ होते हैं, मोटिवेट होते हैं एक-दूसरे की मदद करने के लिए मुश्किल हालात में। अपने इवन जिनके साथ हम जेनेटिक्स शेयर करते हैं मतलब बहन-भाई हो गया, अगर वो किसी भी मुश्किल में है, तो क्या होता है सबसे पहले उनकी मदद को बहन-भाई ही पहुँचते हैं। रिश्तेदारों में अगर किसी को मुश्किल है तो रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार उनकी मदद को जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने एक-दूसरे के साथ सोशल बिहेवियर शेयर कर रहे होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू, उन जेनेटिक्स के थ्रू अपने ये जो बिहेवियर्स हैं वो आगे एक-दूसरे में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है जी सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स। सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहले आता है जी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में रूरल वर्सेस अर्बन। ये एक हाइपोथेसिस है कि जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो ज्यादा हेल्पफुल होते हैं बनिस्बत अर्बन एरियाज के। अगर देहात के अंदर आप कहीं चले जाएं, किसी एक घर में मसला है तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। इसी तरह अगर आप अर्बन एरिया में चले जाएं, ज्यादा दूर नहीं जाते, लाहौर की मिसाल लेते हैं। 2 साल मैं लाहौर में मुस्तफा टाउन में रही थी, हमसायों का नहीं था पता कि हमारे नेबर्स में कौन-कौन रहने लगे हुए हैं। तो इसी तरह देहात के एरिया में जब अगर आप किसी एक एरिया में रहने लगे हुए हैं ना, तो आपको पूरे इलाके के लोगों का पता होता है। और अगर किसी के एक के घर शादी का फंक्शन है, वो पूरे मोहल्ले के घर शादी का फंक्शन होता है। सारे अपने घरों की जो ड्राइंग रूम्स हैं, कुछ रूम्स फ्री करके दे रहे होते हैं, अपने मेहमानों को इधर ठहरा लें। जो है उसके अलावा शादी में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे होते हैं नेबर्स। तो जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं बनिस्बत अर्बन एरियाज़ के। सेकंड पॉइंट है जी रेजिडेंशियल मोबिलिटी। रेजिडेंशियल मोबिलिटी क्या है कि जब आप एक जगह पर ज्यादा अरसा तक रुकते हैं ना, तो आप एक दूसरे लोगों की मदद करना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक एरिया है, वहां आप पिछले 20 सालों से रहने लगे हुए हैं, तो वो नेबर्स के साथ सलाम दुआ हो जाती है। और आपके रेजिडेंशियल मोबिलिटी की वजह से क्या होता है कि एक दूसरे की हेल्प करने के लिए लोग इंगेज हो जाते हैं। सी है जी नंबर ऑफ बायस्टैंडर्स। दी बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट क्या है कि जितने ज्यादा लोग होंगे मदद के चांसेस उतने कम होंगे। ये बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट के पीछे एक हिस्ट्री है, मैं आपको ये सुनाती हूँ। एक एरिया था, ये अमेरिका का ही एक स्पेसिफिक एरिया था। उसके अंदर एक लड़की सुबह जाती है स्टोर के ऊपर ब्रेड लेने के लिए। वो स्टोर से वापस आती है तो रास्ते में उसे एक आदमी आके फिजिकली असॉल्ट करना शुरू हो जाता है। वो बड़ा चीखती है। अब उसके अपने अपार्टमेंट की वो बिल्कुल बाहर होती है। अपार्टमेंट में तकरीबन कोई 100 जो थे ना, वो डिफरेंट पीपल रहने लगे हुए थे। अब 100 पीपल जो थे वो अपनी विंडोज से बाहर देखने लगे हुए थे उस लड़की को। वो पर्सन क्या कर रहा है, पहले फिजिकली असॉल्ट कर रहा था, फिर उसे मारपीट शुरू कर दी। अब सारे लोग उधर खड़े होके देख रहे हैं और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि वो उसकी मदद को जाएगा, वो उसकी मदद को जाएगा। वो ऐसे करते करते कोई भी उस लड़की की मदद को ना गया और वो लड़की मर गई। वहां से ये बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट निकला। बाय स्टैंडर्ड कहते हैं तमाशाइयों को, कि जितने ज्यादा तमाशाई होंगे हेल्प उतने ही कम होगी, और जितने कम लोग होंगे उतने ज्यादा हेल्प के चांसेस ज्यादा होंगे। आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा, रोड पे एक्सीडेंट हुआ है ना, जितने ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे ना, उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाने के चांसेस ज्यादा कम होते जाएंगे। अगर एक या दो पर्सन उस तक पहुंचेगा ना, तो उसे फौरी उठा के हॉस्पिटल लेकर जाएगा। तो बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट के मुताबिक आप जितने ज्यादा पर्सन इकट्ठे हो जाएंगे, हेल्प के चांसेस उतने कम होते जाते हैं। नेक्स्ट वन।
अच्छा जी, रीज़न क्या है बायस्टैंडर इफ़ेक्ट के? इसके मेन 3 हाइपोथेसिस है। प्लुरलिस्टिक इग्नोरेंस के जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतने ज़्यादा जो है ना चांसेस कम होंगे हेल्प के। सोशल इन्हिबिशन के लोग क्या करेंगे, नेगेटिव अटेंशन ड्रा हो जाएगी कि वो हेल्प कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है, अच्छा वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ? उसके अलावा डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उन्हें ये होता है इतने ज़्यादा लोग हैं, कोई ना कोई तो कर ही लेगा ना काम। इसी तरह अगर ग्रुप में असाइनमेंट एक ग्रुप को 5 लड़कियों को एक असाइनमेंट असाइन कर दी जाए ना, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड नहीं करते, वो एक बच्चा कहेगा वो कर लेगा, तो वो काम होता ही नहीं है। तो बायस्टैंडर इफ़ेक्ट के मेबी मेन रीज़न यही है हेल्प ना करने की कि प्लुरलिस्टिक इग्नोरेंस होती है, सोशल इन्हिबिशन होती है, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अंदर कोई भी पर्सन अपने ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं लेता। अच्छा जी, हम हेल्पिंग बिहेवियर को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? हम जो बायस्टैंडर्स हैं, उनको व्यू करके मतलब उसके जो बायस्टैंडर इफ़ेक्ट है ना, उसको रिड्यूस करके मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में डिवाइड करके हम जो है हेल्पिंग बिहेवियर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। पर्सन के अंदर गिल्ट और सेल्फ इमेज इन दोनों के अंदर बैलेंस क्रिएट करना। मतलब अगर कोई आपके सामने कोई ऐसा पर्सन जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है और आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे और उसके बाद आप सैटिस्फाइड हैं, तो ये आपके अंदर आपकी सेल्फ इमेज से रिलेटेड एक डिस्टॉर्शन है। उसको रिमूव करना। अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे तो आपके अंदर ये गिल्ट होना चाहिए कि मैंने इसकी हेल्प क्यों नहीं की। सोशलाइजिंग अल्ट्रुइज़्म के पर्सन के अंदर मोटिवेशन होना कि सोशलाइज़ करे, सोसाइटी के अंदर रहते हुए लोगों की मदद करे। इन 3 तरीकों के ज़रिए हम पर्सन के अंदर हेल्पिंग बिहेवियर इंक्रीज़ कर सकते हैं।